हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक करंट में आगे प्रोसीड करेंगे। आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इस विषय में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज हम ड्रिफ्ट स्पीड आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ करंट। हम लोगों ने एवरेज करंट पढ़ा था और एवरेज करंट को हम लोगों ने एक्सप्रेस किया था I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यदि किसी क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू चार्ज पार कर रहा हो तो यूनिट समय में कितना चार्ज करेगा पार, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इसी को हम एवरेज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन कहेंगे। तो सबसे पहला मैंने, अगर आपके पास n पार्टिकल्स हो, if n particles each of charge q passes through a cross section per unit time, then electric current will be equal to I is equal to delta q by delta t। डेल्टा क्यू क्या होगा, n पार्टिकल्स है और प्रत्येक पार्टिकल पर q चार्ज है, सो डेल्टा क्यू इज n क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। टी इज 1 सेकेंड। मैंने कहा पर यूनिट टाइम जितना पार कर रहा हो इसलिए 1 सेकेंड दिया। सो दिस इज एन क्यू इज द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। अब मान लीजिए कि आपको मालूम करना हो कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए क्रॉस सेक्शन नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक करंट पासेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, और यदि एरिया पूरा दिया हुआ हो ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ हो ए, तब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यानी इफ n पार्टिकल्स ईच ऑफ चार्ज q passes through a क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू द एरिया which has value capital A, then electric current associated with the area is NQ by 1 into A। फिर से समझिए, if n particles each of charge Q passes per unit time per unit cross sectional area of a conductor, then electric current associated with the area A is I is equal to delta Q by delta T। This is NQ by 1 into A। क्योंकि यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से इतना करंट बहा तो A क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट बहेगा, A से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज NQA। If n पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। यूनिट वॉल्यूम में मान लीजिए n पार्टिकल है तो पूरे वॉल्यूम में कितना पार्टिकल होगा, a इंटू डेल्टा एक्स। सपोज कीजिए कि कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और हम यूनिट वॉल्यूम में n पार्टिकल्स है। सपोज कीजिए कि हम एक छोटे से वॉल्यूम पर विचार कर रहे हैं, यहां से यहां तक की दूरी सपोज कीजिए कि डेल्टा एक्स है और क्रॉस सेक्शन एरिया a है, तो A इंटू डेल्टा एक्स इज द वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में n पार्टिकल है तो n पार्टिकल पर कितना चार्ज है, एक पार्टिकल पर चार्ज है Q, तो n पार्टिकल पर चार्ज है NQ, यानी NQ चार्ज है यूनिट वॉल्यूम का। तो A इंटू डेल्टा एक्स वॉल्यूम का चार्ज क्या होगा, NQA इंटू डेल्टा एक्स और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। हमने कहा इफ n पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ईच ऑफ चार्ज q passes through a cross section of a conductor with velocity v वेलोसिटी से कोई पार्टिकल चल रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, ऐसी स्थिति में करंट कितना होगा, इस एरिया से एसोसिएटेड क्रॉस सेक्शन एरिया से एसोसिएटेड करंट होगा। पहले हम पूरे वॉल्यूम की बात करें तो पूरा वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा NQ A डेल्टा एक्स और डिवाइडेड बाय दिस डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी जो है इसको हम v लिखते हैं स्पीड। सो दिस इज NQA V। So I is equal to
So I is equal to NQAV. This is the electric current when n is particles per unit volume each of charge q, and it is moving with velocity v. अब आगे देखेंगे, सपोज कीजिए कि एक पार्टिकल है, यह सर्कुलर वायर है, इस सर्कुलर वायर से r रेडियस है इसका, तो सर्कुलर वायर से कोई चार्ज यह मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर। यह चार्ज एक ही पार्टिकल है, इफ ए पार्टिकल एक ही पार्टिकल है जिस पर चार्ज q है, और यह सर्कुलर वायर है, सपोज करोगे रिंग हो सकता है यह, तो इस पर यह मूव कर रहा है, तो ऐसे v स्पीड से, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस, कोई भी क्रॉस सेक्शन कहीं ले तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो देखिए हुआ क्या कि एक पार्टिकल है तो चार्ज NQ की जगह पर, n की जगह पर 1 लेंगे, तो 1 into Q दैट इज Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T। कितने समय में यह क्रॉस कर जा रहा होगा, इस क्रॉस सेक्शन पर आ जा रहा होगा, यानी चार्ज पासेस थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम कितना होगा, यूनिट टाइम में कितना होगा। तो डेल्टा मान लिया कि t समय में यहां से यहां तक आ रहा होगा, तो t होगा 2 पाई r बाई v, यानी डिस्टेंस बाई स्पीड। तो t है 2 पाई r v, तो q बाई t करेंगे तो t के जगह पर क्या लिखेंगे 2 पाई r बाई v। तो यह क्या हो गया qv बाई 2 पाई r। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मेजरमेंट तो हम एमीटर से करेंगे चाहे गैल्वेनोमीटर से करेंगे, यहाँ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं करंट का डिफरेंट कंडीशंस में, अलग अलग कंडीशन में हमने किया। हमने यह 4 पॉइंट दिया, इस 4 पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। एक पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जब हमने बताया था कि I बराबर है NQAV, याद कीजिए। जो तीसरा पॉइंट था कि कोई n पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, प्रत्येक पार्टिकल पर चार्ज q है और यह v स्पीड से जा रहा हो, तो इलेक्ट्रिक करंट एसोसिएटेड विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज I इज इक्वल टू NQAV। अब इसी में आगे हम देखेंगे कि अगर चार्ज के जगह पर एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो तो q को हम बदल देंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में, n तो था ही, a तो था ही, और v अगर ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो हम v के जगह पर हम ड्रिफ्ट स्पीड vg लिखेंगे, और तब लिखेंगे कि I बराबर है NEAVD, जहां vd ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यह ड्रिफ्ट स्पीड होता क्या है, इस चीज को हम अभी बताएंगे। तो देखिए ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। तो ड्रिफ्ट स्पीड को समझने के लिए आप कंडक्टर के बारे में थोड़ा समझिए कि कंडक्टर क्या होता है। कोई भी कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर का जो स्ट्रक्चर होता है ये इसका लैटिस के रूप में, लैटिस क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लैटिस स्ट्रक्चर होता है। अब क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें सोडियम क्लोराइड का आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा होगा। आपने देखा होगा कि सोडियम आयन को 6 क्लोरीन आयन चारों ओर से घेरे रहते हैं। प्रत्येक सोडियम आयन को 6 क्लोरीन आयन घेरे रहते हैं और प्रत्येक क्लोरीन आयन को 6 सोडियम आयन चारों ओर से घेरे रहते हैं। इस तरह से एक जालवत रचना होती है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लैटिस स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक उसी प्रकार से कंडक्टर के साथ भी होता है। कंडक्टर में क्या होता है कि आप जानते हैं कि ये कंडक्टर्स बनते होंगे एटम्स से। तो ये जो एटम्स हैं, प्रत्येक एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इत्यादि होते हैं। तो कंडक्टर में क्या होता है कि उसका यह लैटिस लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस लैटिस में जो जो क्रॉस पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां समझिए कि वह पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है पूरे सरफेस पर घूमता रहता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं।
ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे सरफेस पर घूमते रहते हैं और इस घूमने के क्रम में इसका स्पीड जो होता है वह ट्रिमेंडस होता है। इट्स स्पीड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह स्पीड इसका होता है। तो इतना ज्यादा स्पीड होने के बावजूद भी जब तक हम बैटरी से इसको कनेक्टेड नहीं किए हैं या सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्टेड नहीं किए हैं तब तक इसमें कोई करंट नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन का इतना ज्यादा स्पीड है फिर भी कोई करंट नहीं है। इसका कारण क्या है कि इसका जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, पहले देखें कि यह रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन का मतलब क्या हुआ कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यह कहां जाने वाला है, यह इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा, इसका प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो टकराते हैं इलास्टिकली टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन मान लिया कोई है, यहां से टकराया, यहां आ गया और यहां से टकराकर इसने अपना डायरेक्शन बदल दिया, डायरेक्शन बदलकर यहां टकराया, फिर डायरेक्शन बदल दिया, फिर यहां आया टकराया, फिर कहीं डायरेक्शन बदल दिया, फिर कहीं टकराया होगा, है ना, फिर डायरेक्शन बदल दिया होगा। इस तरह से इसका जो डायरेक्शन है यह जिग जैग डायरेक्शन है। तो आप यह कह सकते हैं एवरेज रूप से कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इस एंड से इस एंड पर जाता होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स इस एंड से इस एंड जा रहा होगा। यानी ऑन एवरेज कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हुआ। नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन से 0 हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि देयर इज नो करंट थ्रू दिस कंडक्टर। लेकिन यदि हम इसी को अगर बैटरी से जोड़ दें, सपोज कीजिए कि हम इसी को किसी बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, ये हम बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, यानी बैटरी से जोड़ दिए तो क्या हुआ, या पॉजिटिव टर्मिनल है या निगेटिव टर्मिनल है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डेवलप किया होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेगा और किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इसलिए यह ड्रिफ्ट हमेशा करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर ड्रिफ्ट करेगा तो सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहां जब टकराया, यहां घुमा तो फिर यह ड्रिफ्ट करेगा इधर ही। फिर मान लो कि यहां पर टकरा गया, फिर यह घुमा, फिर यह ड्रिफ्ट कर रहा है इसी डायरेक्शन में। तो बार बार यह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है और इसी के कारण इसमें करंट कंस्टिट्यूट होगा। इस स्पीड को हम ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यह ड्रिफ्ट स्पीड जो होता है यह ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। वहां हमने इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना देखा था? 10 to the power 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में देखा था। कितना ट्रेमेंडस स्पीड था। और अभी हम ड्रिफ्ट स्पीड की बात करते हैं तो यह लगभग 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में था। यही एग्जैक्टली वैल्यू नहीं होगा। ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 सेंटीमीटर में कह रहा हूं, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड में कह रहा हूं, इसलिए ऑफ द ऑर्डर। और हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे हैं। एग्जैक्ट वैल्यू इसका प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अलग अलग स्थिति में अलग अलग वेलोसिटी होता है। यह निश्चित होता है कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि एक बार यह इलेक्ट्रॉन कहीं यहां टकराया, फिर यह यहां टकराया होगा या कहीं टकराया होगा। दो लैटिसेस से टकराने के बीच का जो एवरेज टाइम गैप है, इस एवरेज टाइम गैप को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और इसको हम टाउ से इंडिकेट करते हैं, इस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो अब हम देखें कि ड्रिफ्ट स्पीड कहते किसको है।
तो इलेक्ट्रिक किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कंस्टिट्यूट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज स्पीड होता है दो लैटिसेस के बीच जो टक्कर होता है उसके क्रम में जो उसका एवरेज स्पीड हुआ उस एवरेज स्पीड को हम कहेंगे ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बात को आप ध्यान देंगे। वैसे जनरली लोग बहुत सारे बुक्स में मैं देख रहा हूं कि यह ड्रिफ्ट स्पीड निकालता है v इक्वल टू यू प्लस एटी से। मान लीजिए कि t बराबर 0 समय में हम बैटरी कनेक्ट किए तब इसका स्पीड हो गया vd। इनिशियल स्पीड तब 0 था और एक्सीलरेशन हो गया फोर्स बाय मास। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा E बाई ई और मास है इलेक्ट्रॉन का सपोज कीजिए m और यह तो एक्सीलरेशन हो गया और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है टाउ तो हम टाउ से मल्टीप्लाई कर दिए तो vd हो गया ई बाई एम इंटू टाउ। एनसीईआरटी बुक में और अदर बुक में भी यही दिया हुआ है। लेकिन मेरी दृष्टि में हम चूंकि डिफिनीशन में बताते हैं कि दो टक्कर के बीच का एवरेज स्पीड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में, तो इसके लिए हमको टोटल डिस्टेंस निकालना चाहिए और तब टोटल टाइम से डिवाइड करना चाहिए, तब हम एवरेज स्पीड की बात कर सकेंगे। अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, अगर मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस s है तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर का यूज करेंगे तो यह हो जाएगा हाफ इंटू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर की जगह पर टाउ स्क्वायर। और तब हम ड्रिफ्ट स्पीड की बात करेंगे तो s बाई टाउ कहेंगे और s बाई टाउ कहेंगे तो यह हो जाएगा हाफ ई बाई एम इंटू टाउ। तो मेरी दृष्टि में एवरेज स्पीड जो होना चाहिए यह हाफ ई बाई एम इंटू टाउ होना चाहिए। एक चीज और देखें कि अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसी को लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि vd इज इक्वल टू हाफ ई इंटू ई बाई एम। जब करेंगे तो यहां माइनस लगाना होगा। यह माइनस क्यों लगा है? यह माइनस इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। फोर्स लगता है किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए फोर्स हो गया माइनस ई इंटू कैपिटल ई और मास से हमने डिवाइड किया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एवरेज रिएक्शन टाइम से मल्टीप्लाई किया। दिस इज द ड्रिफ्ट स्पीड। अगर हम इसकी बात करते तो हम ड्रिफ्ट स्पीड लिखते vd इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब, जहां टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब मैं ड्रिफ्ट स्पीड का डिफिनीशन लिख दे रहा हूं। तो हमने इसका डिफिनीशन लिखा, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स with the lattices when the electric field is set up in the conductor। जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड्स जब हम सेटअप करते हैं तब इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच जो एवरेज स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन का, उसी एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, थैंक यू वेरी मच।